हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप परमार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में मैंने 4 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। और ये वीडियो हमारा रहने वाला है इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर कि कैसे मैंने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं उसके लिए, क्योंकि मैं पहले से उसमें एवरेज था। बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, और मुझे उसमें ज़्यादा करने का मन भी नहीं करता था, तो मैंने ज़्यादा किया भी नहीं। बाकी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप इम्प्रूव कर पाओ चीज़ों को। आप अगर 10-15 मार्क्स में अटके पड़े हो तो आप तो ज़्यादा नहीं, मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस में अगर 5-10-15 मार्क्स पर अटके हो तो आप 20-25 या फिर 25 से 30 तक ला सकते हो। ये थोड़ा रियलिस्टिक रहेगा। इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट करोगे तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो उसका कह नहीं सकते। वो देखो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कुछ कह नहीं सकते उसका कि कैसा पेपर आएगा। हार्ड फंसा दिया तो वो वही 20 नंबर भी अच्छे हो जाते हैं, और इजी फंसा दिया तो 30 नंबर आराम से आ जाते हैं। ठीक है। और अब देख लेते हैं मेरा स्कोर क्या कर रहे थे। आईबीपीएस पीओ में मेरा स्कोर रहा था 23.5 आउट ऑफ 40। आईबीपीएस क्लर्क में 22 आउट ऑफ 40। आईबीपीएस पीओ में मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, आईबीपीएस क्लर्क में मेरे मार्क्स कम है इंग्लिश में। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में इंग्लिश का लेवल, मेंस की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश का लेवल आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ से ज़्यादा आया था इससे कर। इसलिए मेरे भी आईबीपीएस क्लर्क में कम है इंग्लिश में, और आईबीपीएस पीओ में ज़्यादा है। आरआरबी पीओ का मैं बता नहीं रहा, क्योंकि उसमें मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया था। मैंने उसकी भी प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन अटेम्प्ट कर दिया था बस कि यार ये इसमें अलग थोड़ा बहुत कर देंगे अपन, ठीक है। उसमें भी इतने मार्क्स आए क्योंकि मैंने प्रिपेयर कर नहीं पाया था। वो अलग चीज़ है, इसमें डिस्कस नहीं करते। अब आरआरबी क्लर्क में मेरे मार्क्स रहे थे 31.25 आउट ऑफ 40। ठीक है। बाकी अपन इसमें देख लेते हैं कि जनरली 30 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस क्या क्या रहता है। सिलेबस वही सेम रहता है। कुछ चीज़ें एडवांस जब मेंस में जाते हैं तो वो चीज़ें जुड़ जाती हैं कि इरर का क्वेश्चन आरसी में भी आ रहा है, इरर का क्वेश्चन पैराजम्बल में भी आ रहा है, ऐसे घुसा देते हैं इधर उधर। उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं क्वेश्चन को मेंस का लेवल एडवांस करने के लिए, है ना। टॉपिक वही रहते हैं। आरसी रहेगा यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगला है पैराजम्बल, फिर क्लोज टेस्ट, फिलर हो गया, जो कि क्लोज टेस्ट ही है, फिलर भी। लेकिन क्लोज टेस्ट ऐसा होता है कि कोई सा पैराग्राफ दे दिया ना, उसमें फिल करना पड़ता है। बाकी फिलर जो सिंपल फिलर आते हैं वो आपको साथ में एक्सप्लेन करते रहता हूँ। ठीक है। आरसी आरसी क्या रहता है कि कोई सा भी एक पैसेज दिया, उस पर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन वोकेब पे रहते हैं, सिनोनिम एंटीनोम पे। सिनोनिम एंटोनीम, है ना। और अगला है, और उसमें क्या रहता है, और बाकी के 1-2 क्वेश्चन रहते हैं थीम पर, टाइटल पर, या फिर टोन पे, पैसेज की टोन या वगैरह, है ना। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्टली पैसेज के ऊपर रहते हैं, उसको पढ़ के अपने को सोल्व करना पड़ता है। बाकी पैराजम्बल 2 टाइप का आता है। एक तो जम्बल होता है जो कि 4 से 5 सेंटेंस दिए हो रहते हैं, उनको जम्बल करके अरेंज करके बस एक बनाना रहता है। वही उसमें है पैराग्राफ बन गया वो, इसलिए पैरा जम्बल है कि नहीं। थोड़ा सा बड़े सेंटेंस है, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। और जो सिंपल वाले सिंगल सेंटेंस वाले आते हैं, सिंपल लाइन 1 लाइन वाले सेंटेंस आते हैं, वो एक एक क्वेश्चन रहता है, उसमें भी 5 ही सेंटेंस रहते हैं। उनको जंबल करना रहता है, वो एक ही मार्क का रहता है, क्योंकि छोटा है, जंबल करना है, फटाफट हो जाता है। बाकी पैराजम्बल बड़ा होता है, उसमें समझना पड़ता है कि कौन सा आगे पीछे, कौन सा, उसमें दिक्कत आती है ना। अगला इरर में वही रहता है, एक सेंटेंस दे दिया पैरा सा 2-3 लाइन का, उसको 3-4 पार्ट में तोड़ देते हैं, कौन से पार्ट में इरर है वही बताना है। बाकी अगला क्लोज टेस्ट, वही फिलर मैंने बताया कि पैराग्राफ बेस्ड फिलर रहता है। इसमें ऐसा होता है कि बस अपने को फिल करना रहता है, 5 जगह खाली दे देते हैं, उनमें पुट करना रहता है। टोन के बेस पे आप देख के थोड़ा सा एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। ठीक है। अगला है फिलर वही, लेकिन इसमें क्या सेंटेंस वगैरह जो रहता है उसमें गैप दे देते हैं, पूरा पैसेज नहीं देते, पैराग्राफ नहीं देते, बस सेंटेंस दे देते हैं, उसमें पुट करना रहता है। कभी कभी आता है, फिक्स नहीं रहता है इसका आना। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या रहता है कि एक सेंटेंस दे दिया, उसका कुछ पार्ट हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब उसको अपने को बताना है कि इसका करेक्ट वाला पार्ट कौन सा है। 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें करेक्ट पार्ट ढूंढना है। ठीक है। अगला है वर्ड स्वैप और फ्रेज रिप्लेसमेंट। वही फ्रेज स्वैप और वर्ड रिप्लेसमेंट, ऐसे टाइप, मतलब स्वैप और रिप्लेसमेंट सेम है। ठीक है। तो इनका क्या रहता है, इसमें वर्ड दे रखे हुए रहते हैं, बोल्ड कर देते हैं, एक
को दूसरी जगह पे लगा देते हैं, दूसरे को तीसरी जगह पे लगा देते हैं, इस टाइप से लगा देते हैं ताकि सेंटेंस ठीक से ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, बोलने में करेक्ट ना हो इस टाइप से। तो उसको बस रिप्लेस करना रहता है, ए को बी से, बी को सी से, इस टाइप से, और रिप्लेस करके उसको सही बनाना पड़ता है बस। अगला हो गया मैच द कॉलम। ये प्रीलिम्स का देखें तो इसमें सिर्फ 2 कॉलम ही आते हैं, वो डायरेक्टली सोल्व करना पड़ता है, ज़्यादा लाइन के नहीं होते, 2-3 लाइन के होते हैं, वो सोल्व हो जाते हैं इजीली। मैच द कॉलम दे रखे होते हैं, बस सेंटेंस एक साइड सेंटेंस दे रखा, अगले दूसरे साइड सेंटेंस दिए हैं, बस उन दोनों को कनेक्ट करना रहता है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और ग्रामेटिकली करेक्ट रहता है, ठीक है, वो सेंटेंस में बनाना रहता है। जिसके बाद स्टार्टर और कनेक्टर, इसमें क्या रहता है कि फ्रेज एक 2-3 फ्रेज दे देते थे कि इनसे कनेक्ट अच्छे से हो सकता है, ये दोनों सेंटेंस अच्छे से किससे कनेक्ट हो सकते हैं, वो कनेक्टर का काम हो। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रीलिम्स में आता है मेनली, बाकी एडवांस में आता है थोड़ा सा टाइप बदल जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें बस। बाकी मिस स्पेल्ड वर्ड, ये स्पेलिंग चेक वगैरह, मिस स्पेल्ड वर्ड, ये सारे प्रीलिम्स का टॉपिक है। इसमें मेंस में बहुत ही रेयर है कि आ जाए, क्योंकि इतना इजी पूछते नहीं है, आ भी सकता है, कोई कह नहीं सकते, है ना। एक वो लास्ट टॉपिक है प्रीलिम्स में, वर्ड और फ्रेज वर्ब, फ्रेजल वर्ब यूसेज। यूसेज का क्या है, ये वर्ड और फ्रेजल वर्ब का यूसेज देखना है अपने को कि कौन सा करेक्टली यूज हुआ है। 3 सेंटेंस, एक वर्ब दे दी, एक मतलब कि कोई सा भी ये दे दिया, अपना वर्ड दे दिया, उसका करेक्ट यूज हो रखा है कि नहीं, 2 या 3 सेंटेंस दे देते तो उनमें यूज़ सही से हो रखा है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है बस, है ना। ये सारे टॉपिक हो गए अपने प्रीलिम्स के, मैंने चीज़ों को बता दिया। इसमें एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में मेनली। तो ज़्यादातर के तो 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी एक ही है आरसी जिसका 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस में 2 सेट हो जाते हैं, तो दोनों के साथ 7-8 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, है ना। बाकी चीज़ें उधर देख लेंगे अपन, है ना। मेंस पे आते हैं सबसे, तो मेंस का देखें अपन तो सबसे पहले तो वही टॉपिक वही के वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अब एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करता है कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। तो आरसी आते हैं, 2 सेट आता है, मैंने जैसे बताया 13-14 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें 1 लेंदी रहेगा और एक थोड़ा लॉजिकल टाइप रहेगा। इसको डिकोड करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बाकी जैसे कि इस बार क्या है कि आरआरबी पीओ मैंने हिंदी अटेम्प्ट की थी, लेकिन मैंने सुना था कि इंग्लिश में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि कोई सी पोएम टाइप या फिर कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, 2-3 लोग बात कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं सब कुछ, क्योंकि आरसी एक स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। इतनी दिक्कत आती नहीं है, वो लगता है कि वोकेब नहीं होगी, लेकिन वोकेब इतनी हार्ड नहीं आती जो आरसी वाली आती है। और बाकी जगह पे जो आती है, जो कि क्लोज टेस्ट वगैरह में, तो वो ऐसी आती है कि उसको सिर्फ टोन से सोल्व कर सकते हैं अपन, वो वर्ड किसी ने नहीं पढ़े होते हैं, इस टाइप के आते हैं। इतना परेशान नहीं होना वोकेब के लिए, है ना। और इसके बाद देख लेते हैं अपन पैराजम्बल। मैंने बता दिया कि एक डुएबल आरसी होती है और एक ट्रिकी वाली होती है। बाकी टाइप्स वाले क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एजम्पशन और इन्फ्रेंस वगैरह टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी जो वही क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स में डिस्कस किया, उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बस थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में, है ना। अगला हो गया पैराजम्बल। पैराजम्बल में मेनली 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि मेंस में आते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि दूसरी चीज़ों को घुसा देंगे, जैसे कि एरर डिटेक्शन को उसने एक क्वेश्चन उसमें पटक दिया, एक फिलर का पटक सकते हैं। जिसके बाद में एक क्वेश्चन और किस टाइप का फिलर हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट वाला, वही वाला बताया ना मैंने, सेंटेंस वाला जो कि जंबल बताया था मैंने कि एक क्वेश्चन में 4 से 5 सेंटेंस को तोड़ के रख, एक ही सेंटेंस रहता है, उसको 4-5 उसमें तोड़ के रख देते हैं, बस उसको रीअरेंज करना है, छोटा वाला रहता है वो वाला इसमें आ सकता है, एक क्वेश्चन वो फंसा देते हैं। और एक और क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि इसका प्रॉपर जंबल कैसा रहेगा, प्रॉपर सोल्व करेंगे तो क्या सीक्वेंस रहेगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा। और बाकी क्वेश्चन जो किस टाइप के आते हैं, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब कि सेकंड लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट मतलब थर्ड लास्ट, और फॉरमोस्ट यानी पहला, और हैंड मोस्ट मतलब कि आखिरी वाला, और कंक्लूजन वगैरह भी लास्ट वाला, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरली 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आते हैं पैराजम्बल के मेंस में, 5 से कम न कभी नहीं आते, 6-7 भी हो जाते हैं, 6 जनरली रहता है लेकिन, है ना। ये हो गया अपना पैराजम्बल का। और इसके बाद आते हैं एरर डिटेक्शन पे। एरर डिटेक्शन में क्या रहता है, पहले एक रहता था, एक सेंटेंस उसको तोड़ दिया 3-4 पार्ट में, एरर बताना है कौन से पार्ट में। अब यहाँ पे 2-3 सेंटेंस दे देंगे,
और मल्टीपल चॉइस कर देंगे इसमें कि इसमें कि 1 और 2, 2 और 3, 1 ओनली, इस टाइप से, है ना। बाकी ग्रामर चेक भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ग्रामर वाले में पूरा पूरा सेंटेंस बड़ा वाला होता है, कम से कम 3 से 4 लाइन वाला, और हर एक में 3 से 4 लाइन वाला होता है हर एक ऑप्शन में। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, इसमें डायरेक्टली ऑप्शन होते हैं और उन्हीं में से देख के करना पड़ता है कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इस टाइप से देखना रहता है। इसको देख सकते हैं कि इरर स्पॉटिंग टाइप के क्वेश्चन मान सकते हैं इनको, है ना। और पक्का आता है, मेंस में आता है ये ग्रामर वाला, पक्का आता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इरर डिटेक्शन और एक ग्रामर चेक वाले को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर बात नेगेटिव मार्क्स दे के जाते हैं, है ना। एक पैराजम्बल को भी लास्ट में उठाना है, आखिरी में। बहुत लोग बोलते हैं कि आरसी को भी लास्ट में उठाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आरसी स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आरसी के 13-14 क्वेश्चन अपन छोड़ रहे हैं, वो बना ही नहीं पा रहे, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अपना, तो फिर करेंगे इंग्लिश में, क्योंकि अपने वैसे भी 2-3 टॉपिक तो वैसे भी छोड़ेंगे, इस टाइप से छोड़ेंगे कि वो थोड़े वीक हैं, उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है थोड़े से अपना, वही कितना नेगेटिव होने का डर है उस हिसाब से, है ना। और अगली चीज़ है क्लोज टेस्ट, वही 1 सेट आएगा, थोड़े से ट्रिकी वाले फंसा देंगे इसमें। इसमें क्या रहेगा, टफ और अनहर्ड वर्ड्स, मतलब कि थोड़े से टफ वाले वर्ड आ जाते हैं, क्योंकि जो ऐसे सुने हुए वर्ड नहीं होते ना, उस टाइप के आ जाते हैं वर्ड, और उनको यूज़ करना पड़ता है, तो उनको टोन के बेसिस पे एलिमिनेट करना पड़ता है या फिर ग्रामर के बेसिस पे, है ना। अगला है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये इसमें क्या रहता है, वही सेंटेंस दे रखा है, उसको इम्प्रूव्ड वर्जन बताना है ऑप्शन में से, है ना। बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रख देंगे चीज़ों को बस। सेंटेंस फिलर का यही रहता है कि हर एक सेंटेंस में 2 से 3 फिलर रहते हैं, 2 से 3 सेंटेंस दे देंगे, बस उस टाइप से अप्लाई करना पड़ता है। और कुछ एक आध इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, सेंटेंस फिलर का एक मैं बता दूँ कि एक सेंटेंस दे दिया, उसमें 2 ब्लैंक्स दे दिया अपने को, है ना। ऐसे ही तीनों के तीनों सेंटेंस में 2-2 ब्लैंक्स दे देंगे, और वर्ड कितने 2 से 3 वर्ड दे सकते हैं, कि वैसे 2 वर्ड या फिर 2 से 3 वर्ड दे सकते हैं जो कि तीनों में अप्लाई होने चाहिए एक तरह से, और उनका मीनिंग भी चेंज होना चाहिए सेंटेंस का, है ना। इस टाइप से यूज़ होता है। यही मेंस में क्या करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, चीज़ों को बढ़ा देते हैं ना, यही है। बाकी वर्ड और फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसमें जनरली फ्रेज वाला आता है। फ्रेजल वर्ब आपने सुनी होगी, कहीं देखी होगी, आप एक आध वीडियो देख लेना, उसका आइडिया लग जाएगा अपने को। और बाकी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता है, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन इतना नहीं होती, ये डुएबल चीज़ें रहती है, ठीक है। और मैच द कॉलम, ये ट्रिकी लगता है, लेकिन सबसे ईजी पार्ट है। इसमें 2 से 3 कॉलम आते हैं इस बार, मतलब कि मेंस में, और 2 से 3 कॉलम आते हैं, और उन तीनों को जम्बल करना पड़ता है, मतलब मैच करना पड़ता है इधर उधर, है ना। वो हो जाता है, क्योंकि इसको ऑप्शन एलिमिनेशन किससे करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे, बाकी ऐसे डायरेक्ट करने जाओगे तो फंस सकते हो, है ना। मैं क्या करता था, मैं ऐसा करता था कि पहले मैं बनाने की कोशिश करता था कि इससे बन सकता है कि नहीं। पहले वाले का दूसरे कॉलम से देखा मैंने, किससे किससे बन सकता है, साथ में जुड़ा है। अगर तीसरे वाले से कोई किसी से मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वाले को देखता था, और उससे डायरेक्ट एक बार का कोशिश ट्राई कर लेता था। अगर उस टाइप का आंसर भी अपने पास ऑप्शन में है, तो उस बेसिस पे मैं एलिमिनेट कर देता, है ना। और अगला है वर्ड और फ्रेजर वर्ड, वही करेक्ट यूजेस इनकरेक्ट यूजेस, ये भी आता है। ये लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई सा वर्ड दे दिया, इसमें जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जनरली 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं कि कोई सा वर्ड दे दिया, उसका 3 से 4 सेंटेंस में करेक्ट यूज़ हो रहा है कि नहीं, है ना। इस टाइप से देखना है। ये सारी चीज़ जो मैंने बात में बताई, ये स्कोरिंग है। बाकी एरर डिटेक्शन, ग्रामर चेक और पैराजम्बल को थोड़ा सा बाद में करने की कोशिश करना, वो थोड़े नेगेटिव देके जाते हैं। पैराजम्बल बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने बना लिया है, लेकिन वो इधर उधर बीच में हो जाता है ना। कुछ सेंटेंस ज़्यादातर एक जैसे लगते हैं उस टाइम पे, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। एक और चीज़ इसमें नोट लिखा है कि हाँ, वो मैं पहले बता दिया कि किस टाइप के लेवल आए थे इंग्लिश का, IBPS क्लर्क और IBPS PO का क्या लेवल रहा था, ठीक है। और अरबी क्लर्क की मेंस की इंग्लिश की बात करें तो वो लो टू मॉडरेट थी। आसानी से मैंने भी 40 में आउट ऑफ 40 बना दिए थे, लेकिन 31.25 आए हैं, तो मेरे हिसाब से डिसेंट है। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था इंग्लिश में, है ना। बाकी सोर्सेस कहाँ थे, काफ़ी टाइम लग गया है, सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया अभी मैंने, और लगभग 15 मिनट होने को है, तो जल्दी से सोर्सेस डिस्कस करना है, क्योंकि मेन स्ट्रेटजी इसके बाद में
कि क्या क्या करना है, रोड मैप क्या है, प्लानिंग क्या है, वो बाद में है ना। तो सोर्सेस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्या किया था। मैंने ये किया था कि मैंने कभी कभी एडिटोरियल की क्लास देखी थी, परफेक्शन क्लास कभी कभी देखी थी, और मैंने कभी कभी वन शॉट वीडियो और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का मैंने कभी कंप्लीट तो मैं खुद नहीं कर पाया था। 11 साढ़े 11 का है जो अपना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का निमिषा बंसल मैम का मैराथन वीडियो है, वो मैं ख़त्म नहीं कर पाया था। वो चीज़ें ज़रूरी मानते हैं बहुत सारे लोग कि ग्रामर के रूल्स ही नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे उस टाइप से। लेकिन मैंने जो किया है, मैं आलसी आदमी, मैं प्रैक्टिस से ही सब कुछ करता था। मॉक मैं ज़्यादा परेशान नहीं होने की कोशिश नहीं करता था कि यार ये भी करना वो भी करना, ये चीज़ें मेरे से होती नहीं थी। मैं प्रॉपर सिंपल रखता था चीज़ों को कि हाँ ठीक है, मैं मॉक दे लूँगा, उससे कर लूँगा। अगर मेरे से बनेगा नहीं, मैं 10 मॉक और दे लूँगा, लेकिन प्रैक्टिस उसी से कर लूँगा और उसी से सीखने की कोशिश कर लूँगा। ठीक है, पर डायरेक्ट जाके नहीं सीखूंगा। आलसी आदमी में थोड़ा अलग टाइप का थोड़ा, है ना। अब देखते हैं सोर्सेस में सबसे पहले आता है एडिटोरियल, जो कि निमेषा बंसल मैम का है। इससे अपना आरसी कवर हो जाएगा और वोकेब की टेंशन खत्म हो जाएगी। वोकेब मैम डेली कराती है उसमें, और आरसी भी डेली कराती है। वो दोनों चीज़ें उसमें से प्रॉपर हो जाएगी। एक और चीज़, वोकेब में क्या है कि रूट वर्ड्स वगैरह रहते हैं, कि हर कोई से रूट वर्ड्स वगैरह होते हैं अलग अलग टाइप के, वो अलग से आप देख सकते हो अगर अपने को देखना है। जो एवरेज है इंग्लिश में अभी भी, जब स्टार्ट नहीं किया कुछ भी तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन अगर कोई सा वीक है और उसके पास टाइम है तो कर लेना रूट वर्ड्स, बाकी उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो वीक है उसको भी, अगर उसके पास टाइम है, मिल रहा है, बच रहा है बाकी चीज़ें करके भी, तो वो कर लेना। ठीक है, बाकी चीज़ रहेगी कि आरसी का मैंने बता दिया कि उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैंने एडिटोरियल देखा था, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, रीडिंग बढ़ानी है इस चक्कर में, या फिर पीडीएफ देखते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से उसका यूज़ नहीं था इतना, मतलब कि मैं वही प्रेफर नहीं करता था पीडीएफ, तो उस चक्कर में मैंने डायरेक्ट वीडियो देखे थे। ठीक है, ग्रामर में अलग अलग टीचर्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। आप डायरेक्टली फाउंडेशन कोर्स भी का भी मैराथन देख सकते हो, मतलब कि वन शॉट वीडियो ऑफ फाउंडेशन या फिर बेसिक्स का वन शॉट वीडियो आप डायरेक्ट देख सकते हो। 6 से 7 घंटे का किसी का भी रहेगा, वो देख लेना अगर आप एवरेज हो। बाकी मैं डिस्कस कर लूँगा आगे कि किसको क्या चीज़ें करनी है मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। बाकी इसका सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बता रखा है 50 आवर का फाउंडेशन कोर्स, इसमें 33 लेक्चर है। ये प्लेलिस्ट है निमिषा बंसल मैम की। एक और है मैराथन जो मैंने डिस्कस कर लिया, 120 रूल्स वाली, वो मैंने भी पूरा नहीं किया था कभी भी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। एक बार उसमें उससे देख लोगे तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। बाकी बैंकिंग फाउंडेशन के अलग अलग टीचर्स के अलग अलग प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो। मैंने हर एक टीचर का बता रखा है कि जो टीचर मुझे दिखे और कभी कोई कोई से मिले भी नहीं तो वो भी सबका अच्छा है। ये मान के चलो कि हर एक टीचर लगभग अच्छा पढ़ाता है। बस चीज़ों को प्रॉपर वे में करते रहो, कर लोगे वो ज़रूरी है ना। बाकी चीज़ें वही मैंने बता दी कि वन शॉट वीडियो आप डायरेक्ट बेसिक से कब दे सकते हो, वो भी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अगर आप सारी चीज़ ना करो बेसिक से उठा के, तो अपने आप को वीक तब माना, अभी नंबर के बेसिस पे वीक मत मानना अपने को, कि कोई से मॉक में अपने को कम आ रहे हैं तो उसके हिसाब से अपन वीक हो गए इंग्लिश में, ऐसा मत मानना। चीज़ें बना पा रहे हो कि नहीं, सोच भी पा रहे हो कि नहीं, बस उसमें जब अटेम्प्ट कर रहे हो तब सोच पा रहे हो कि नहीं, भले क्वेश्चन गलत हो जाए, ये सोच पा रहे हो कि नहीं कि अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये चीज़ें रहती है, बस कोई कभी कभी क्लिक नहीं करता, है ना। अगर 10 से 15 भी आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा वीक हो नहीं। कुछ तो कर पा रहे हो ना, कुछ तो कर पा रहे हो। पूरे वीक होते हैं 10 से कम ही आते हैं, है ना। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इसके आगे आती है सबसे पहले अपना एडिटोरियल हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया, फाउंडेशन कोर्स बेसिक्स के लिए अलग अलग वन शॉट वीडियो भी कर सकते हो फाउंडेशन का, या फिर अलग अलग प्लेलिस्ट कर सकते हो, जिनमें कुछ में कितने वीडियोस है, 30-40 जितने वीडियोस है अलग अलग टीचर्स के, वो कुछ भी कर सकते हो, कोई सा एक, है ना। अगला हो गया वन शॉट क्लासेस। वन शॉट क्लासेस में अपने को हर एक टॉपिक को उठाना है और उसकी वन शॉट क्लासेस देखनी है, प्रॉपर कंप्लीट करनी है। ये ज़रूरी है ये जानने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन कौन से टॉपिक में आते हैं, है ना।
और अगला हो गया निमिषा मंसल मैम का और तरुण ग्रोवर वरिन चित्र। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग आप फॉलो कर सकते हो, कौन से भी किसी भी टीचर के देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगली चीज़ है परफेक्शन क्लास। परफेक्शन क्लास का ऐसा इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं कि हर एक टॉपिक के जनरली मेंस की होती है परफेक्शन क्लास, प्री की भी होती है, मेंस की भी होती है। तो हर एक टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि इरर भी आ रहा है साथ में क्लोज भी आ रहा है, जैसे मॉक देते हैं अपन उस टाइप का, प्रैक्टिस के लिए मेनली। लेकिन इसको ये ध्यान रखना है कि वन शॉट क्लासेस को देखने के बाद ही करना है इसको, है ना। ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है अगर आप डायरेक्ट इसको देखने जाओगे एडिटोरियल के साथ, है ना, ये ध्यान रखना। बाकी अगला हो गया अपना मॉक टेस्ट पे आते हैं। तो मॉक टेस्ट में क्या देखना है कि कब देना है अपने को मॉक। अगर आप ज़्यादा ही वीक हो तब अपने को 3-4 दिन में एक बार देना है। क्या देना है? मॉक। पहले प्रीलिम्स का 1-2 महीने, फिर मेंस का, है ना। बाकी अगर अपन एवरेज है, वीक में एक दोगे, 2 वीक में एक दोगे, चल जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है ना। बाकी एनालाइज करना है चीज़ों को कि कौन सा टॉपिक वीक है। अभी नंबर्स पे नहीं जाना, स्पीड पे नहीं जाना है, एक्यूरेसी पे नहीं जाना कि मेरी एक्यूरेसी बिगड़ रही है इंग्लिश में। ये चीज़ें अभी मैटर करती नहीं है। बस मॉक देना है, ये सोच के दे लो। ये मत देखो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, परसेंटाइल नंबर कुछ मत देखो, है ना। इसमें देखना क्या कौन सा टॉपिक वीक है। कि ये मैंने एरर डिटेक्शन का 1 शॉट भी कर लिया, परफेक्शन क्लासेस भी कर रहा हूँ, लेकिन ये बन नहीं रहा। तो वैसे भी एरर डिटेक्शन और एक पैराजम्बल, ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि ये बहुत टाइम लगता है इनमें आने में, पूरी तरह से प्रॉपर आने में, और सारे क्वेश्चन हम फिर भी नहीं बनते, है ना। तो इन दोनों चीज़ों के लिए परेशान मत होना। बाकी टॉपिक के लिए अपन 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं, इनके लिए भी देखते रहना। जितना देखोगे इनके लिए तो कम ही पड़ेगा, है ना। फिर भी इनके कभी कभी देखते रहना ताकि ये थोड़े से इम्प्रूव होते रहे साथ में, है ना। बाकी मैंने बता दिया क्या देखना है मॉक में और क्या नहीं देखना है। अब लास्ट चीज़ है अपनी कि किसको क्या करना है। एक कोई सा वीक स्टूडेंट है और एक कोई सा एवरेज स्टूडेंट है इंग्लिश में, उन दोनों को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपन एवरेज का डिस्कस करते हैं, उसका थोड़ा सा आसान रहेगा चीज़ों, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें एडिटोरियल। अपने को डेली एडिटोरियल करना है जो भी एवरेज बच्चा है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद 1 शॉट क्लासेस देख सकता है फाउंडेशन की, रिवाइज करने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप एवरेज हो तो इतनी ज़रूरत नहीं है फिर भी देखने की कि आप देखो ही सही, फिर भी आप देख सकते हो, अपने ऊपर है ना। एक और चीज़ हो गई कि 1 शॉट हर एक टॉपिक के मैंने बता दी वो पक्का देखना है, फिर भी एवरेज को भी देखना है और वीक को भी देखना ही है, उसको तो सभी देखना है, ठीक है। उसके बाद में है परफेक्शन, वही इसकी एक क्लास करनी है 2 से 3 दिन में। ये थोड़ा सा रिवीजन टाइप रहता है, प्रैक्टिस टाइप रहता है चीज़ें ये जैसे कि अपन ने मंडे को परफेक्शन क्लास देख ली तो थर्सडे को मॉक दे लो और संडे तक वापस से एक बार परफेक्शन क्लास देख लो। इस टाइप में आप कर सकते हो, है ना। चीज़ें ये दोनों चीज़ क्या प्रैक्टिस के लिए, मॉक और परफेक्शन क्लास। तो उस टाइप से आप इन दोनों को चीज़ों को रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो इसमें एक और चीज़ क्या करनी है, मॉक देना है वीक में एक एवरेज वाले बच्चे को। इतना दोगे बहुत है, काफ़ी है इंग्लिश के लिए। बाकी मैं बता दूंगा कि कितना क्या करना है चीज़ों को, और ये तो मैंने बता दिया कि किसको क्या करना है। अब वीक को देख ले, वीक का देख लेते हैं कि वीक वाले बच्चे को क्या करना है। चीज़ें सारी सेम करनी है। इसमें वीक के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि कोई सा जो फाउंडेशन की प्लेलिस्ट है ना वो एक बार कंप्लीट कर लेना। अगर आप ज़्यादा ही वीक हो वो प्लेलिस्ट बहुत हेल्प करेगी आपकी, वो सारी चीज़ें एक बार की रिवाइज करवा देगी, जो कि चीज़ें आती हैं बेसिक्स में, ग्रामर में आती हैं चीज़ें वो, है ना। क्योंकि उनका यूज़ होता रहेगा, डायरेक्टली आते नहीं हैं लेकिन उनका यूज़ होगा, तो वो समझ नहीं पाओगे आगे चल के, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बार आप प्लेलिस्ट फाउंडेशन की कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वो बाकी चीज़ें सेम ही है, एडिटोरियल 1 शॉट क्लासेस फॉर ईच टॉपिक। उसके बाद परफेक्शन क्लास वही 3-4 दिन में एक बार। और बाकी मॉक जो आपको देना है वो थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली देना है, 3 से 4 दिन में, जो कि एवरेज बच्चा 1 वीक में एक बार दे रहा था, है ना। बाकी मॉक कौन सा कब देना है, तो पहले 1-2 महीने प्रीलिम्स लेवल का दे दो और उसके बाद में मेंस लेवल का दे दो। प्रीलिम्स में पीओ प्रीलिम्स और मेंस में पीओ मेंस। कोई सी पीओ मेंस उठा सकते हो जो भी टारगेट अपना है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल वाली, है ना। यहीं पे एंड करेंगे अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
कि क्या कहें, तो इंग्लिश इंग्लिश का ऐसा है कि धीरे धीरे आती है। आज तुम करोगे, एडिटोरियल करोगे, चीज़ें करोगे, 1 महीने बाद थोड़ा इम्प्रूव दिखेगा, थोड़ा बहुत 2 महीने बाद थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, चीज़ों को तुम्हें समझ में आने लगेगी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। 3 महीने करोगे, चीज़ें तुम्हें पकड़ में आने लगेगी, धीरे धीरे चीज़ों पे पकड़ बनेगी, उस टाइप से चीज़ें अटेम्प्ट कर पाओगे बाद में। इससे क्या थोड़ा बेस बन जाएगा अपने इंग्लिश का। तो जब अपन डायरेक्ट कोई सी भी मेंस एग्ज़ाम की करेंगे ना प्रैक्टिस अलग से, जब कोई सी मेंस आ जाएगी प्रीलिम्स के बाद, तब अपने को सिर्फ उस मेंस के लिए ढालना पड़ेगा। अपने को चीज़ें पता रहेगी, चीज़ें पहले से कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उनको अप्रोच करना है ना। बाकी एक और पॉइंट है इसके लिए कि डोंट ओवर वर्क फॉर इंग्लिश। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है नहीं जिसमें आप 25 से 30 आराम से ला पाओ। कितना भी कर लोगे इसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। इसमें एक्सपेक्ट करना है कि 20 से 25 आ जाए, अच्छे मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं, डिसेंट मार्क्स हैं, है ना। इतने ही लेके चलने हैं, इससे ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ये दिक्कत दे देती है अगर ज़्यादा उन चीज़ों से एक्सपेक्ट करें कि जिनसे पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, इसलिए। बाकी वही रहेगा कि क्वांट और रीजनिंग जो मैं उनमें ही आप अगर उनको ही अच्छे से कर लोगे ना चीज़ों को, तो वो एवरेज से थोड़े अच्छे बना लोगे। कोई से भी एक सब्जेक्ट उन दोनों में से बहुत अच्छा कर लोगे ना, तो आप आराम से निकल पाओगे। वो दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है कि जो कि धोखा नहीं देंगे। अगर कोई सी चीज़ बन जाती है तो वो वहाँ पे बन जाएगी। इंग्लिश में ऐसा है नहीं, चीज़ें कोई सी भी पेपर लेवल, वैसे उनमें भी पेपर लेवल टफ इजी वगैरह होगा, लेकिन उनमें फिर भी चीज़ें बनने लायक होती। इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ ऐसे हो जाती कि यार पता ही नहीं चल रहा, अपने को समझ में नहीं आ रहा, वर्ड ही समझ नहीं आ रहा। उस चीज़ में इंग्लिश का डिपेंड नहीं कर सकता अपन, है ना। तो यही रहेगा इंग्लिश के लिए। बाकी मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा खींच दिया है, इतना टाइम लेने का नहीं था इंग्लिश के लिए, फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को खुद को टाइम लगा बताने में, सारी चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन करने में। तो यही रहेगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे भी स्ट्रेटजी वगैरह वीडियो देखने के लिए, या फिर पूरे प्रिपरेशन में कोई भी डाउट आए तो उनको सोल्व मैं प्रॉपर करूँगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।